HTML5 we have so many different चेंज कैसे हो गया तो चल गया था ठीक है सोर्स in HTML5 we have so many different input types. So one by one देखेंगे सभी का क्या आउटपुट है. So the default value of input attribute is text. अगर आपने only input define किया और उसमें आपने कोई भी type define नहीं किया है तब आपका input type text create होता है. So input type text defines a single line text input field. जैसे कि आप first name last name इस तरह से इसको define कर सकते हैं और यूज़र उसमें अपना नेम पुट कर सकते हैं. इनपुट टाइप पासवर्ड जो कि एक कॉन्फिडेंशियल फील्ड होता है जहाँ पर आप अगर कोई पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो रिवील नहीं होगा, सीक्रेट वैल्यू रहेगी इसके अंदर. तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, टाइप पासवर्ड. बाकी आईडी और फॉर का आप कनेक्शन समझ ही चुके हैं. ठीक है कि जो भी हम लोग फॉर में डिफाइन करते हैं वही सेम वैल्यू में आईडी में डिफाइन करना होता है. ठीक है, तो जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं अगर हम लोग यूज़र नेम पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली कर्सर किसमें जाता है, फील्ड के अंदर इस तरह से. अगर आपका कोई चेकबॉक्स या रेडी होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू सेलेक्ट होगा. द कैरेक्टर्स इन अ पासवर्ड फील्ड आर मास्क शोज एज एस्टेरिस्क और सर्कल डिपेंड्स ऑन ब्राउजर. जैसे अगर आप एज में चलाओगे तो ये स्टार की तरह से बन के आएगा इस तरह से. ठीक है, जिसमें स्टार नहीं आते हैं वो आपको एज में दिखाई देगा. इसमें आपको बाय डिफॉल्ट सर्कल्स दिखाई देंगे जो भी आप वैल्यू टाइप करेंगे. नेक्स्ट होता है हमारा सबमिट के लिए बटन. इनपुट टाइप सबमिट डिफाइंस अ बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर. अब फॉर्म हैंडलर जैसे कि एक्शन में अगर हमने कुछ डिफाइन किया है तो वहाँ पर आपका डेटा सेंड होता है. द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ सर्वर पेज विद अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा. द फॉर्म हैंडलर इज स्पेसिफाइड इन द फॉर्म्स एक्शन एट्रीब्यूट लाइक जैसे कि ये डिफाइन है. तो जो भी आप डेटा यहाँ से सबमिट करते हैं वो कहाँ जाएगा, गूगल के यूआरएल में. और आप यहाँ से देख सकते हैं एफ नेम इक्वल टू एंड एल नेम इक्वल टू हमने क्या डेटा सेंड किया इसमें. नेक्स्ट, इफ यू omit the submit button value attribute the value will get the default text. जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू सबमिट. अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट आपका सबमिट ही लिखा हुआ आएगा फॉर्म के ऊपर. ठीक है, कंट्रोल यू करेंगे यहाँ पर आप नोटिस करेंगे वैल्यू मिसिंग है, बट डिफॉल्ट अगर आपने टाइम बताया सबमिट तो वैल्यू सबमिट ही आएगा. नेक्स्ट है रीसेट. इनपुट टाइप रीसेट defines a reset button that will reset all form value to their default value. So example जैसे कि हम यहाँ पर जाके कुछ और डिफाइन कर देते हैं इस तरह से. और अगर आपने फॉर्म को रीसेट किया यहाँ पर तो क्या होगा, वैल्यू पहले जैसा हो जाएगा. तो इसको हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, हो सकता है कि यूज़र से फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया, एरर्स हो गए. अब वो वन बाय वन सबको फ्लश करे डेटा को, बेटर इसकी रीसेट का बटन दे दो उसको, ऑटोमेटिकली सारा डेटा फ्लश हो जाएगा फॉर्म से. So if you change the input value and then click the reset button, the form data will be reset to the default value. Next क्या है, रेडियो, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. मेल फीमेल या फिर जैसे हम लोग लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए कुछ बना रहे हैं जहाँ पर आप यूजर से एक सिंगल चॉइस लेना चाहते हैं, उस केस में हम लोग रेडियो को चूज करते हैं. तो आप यहाँ देखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तीनों में से कोई एक अपनी फेवरेट लैंग्वेज यूजर चूज कर सकता है. सो नेक्स्ट होता है चेकबॉक्स, जहाँ पर यूज़र कोई भी सेलेक्ट ना करे या फिर मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक, कार, बोट या फिर कोई भी मत सेलेक्ट कीजिए तब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा. नेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन. इनपुट टाइप बटन का यूज़ किया जाता है अगर आप अपना खुद का कोई जावास्क्रिप्ट लॉजिक वगैरह ट्रिगर कराना चाहते हैं उस केस में, या कोई लिंक अगर आप असाइन करना चाहते हैं उस केस में. तो हमने यहाँ पर अलर्ट डिफाइन किया, हेलो स्टूडेंट्स. तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक अलर्ट आपको पॉप होगा. तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हुआ है. इनपुट टाइप कलर. आज की डेट में सो मैनी वेब एपीआईज अवेलेबल है जैसे कि कैनवा, एडोबी एक्सप्रेस. आप क्या देखते हो, ऑनलाइन जाके वहाँ पर डिजाइनिंग कर पाते हो, कलर वगैरह सारी चीज़ें चूज़ कर पाते हो. या जैसे मैंने आपको बता रखा है फोटो पीट, वहाँ पर भी जाके आप कलरिंग का सारा काम करते हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, इनपुट टाइप कलर यूज़ होता है इसके लिए. तो जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे आपके सामने प्रॉपर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं. अगर मैं जावास्क्रिप्ट और इंटीग्रेट कर लूँगा तो यहाँ पर अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो मैं उसके अंदर कलर को चेंज भी करवा सकता हूँ. ठीक है, तो ये होता है इनपुट टाइप कलर.
नेक्स्ट आता है इनपुट टाइप डेट, बहुत ही यूजफुल है अगर आप कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर यूजर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह पंच करेगा, तो उस केस में सिर्फ इतना लिखने से आप क्या नोटिस करेंगे, कैलेंडर बन के तैयार हो गया। इनपुट टाइप डेट, यही काम पहले के टाइम में करने पड़ता था जब 2014 से पहले, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इसके लिए, ठीक है। अब सिर्फ इतने से काम हो जाएगा। इसी में हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एट्रीब्यूट आता है मिन और मैक्स। मिन और मैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम चाहते हैं एंटर अ डेट बिफोर दिस, ठीक है, या हम यहाँ पर कह रहे हैं एंटर अ डेट आफ्टर दिस, तो क्या होगा, आप मिन और मैक्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो कैलेंडर अपना क्या है, अनलॉक्ड है, यहाँ से हम लोग आगे पीछे कितना भी जा सकते हैं, नोटिस कर रहे हैं। बट अब वाले में ऐसा नहीं होगा, तो हमने इसमें मैक्स का यूज किया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटर अ डेट बिफोर 2000, तो आप यहाँ देखेंगे 2000 के बाद में लॉक हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बिफोर की बात करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 1979 के बाद कैलेंडर लॉक हो गया, उसके पीछे जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर एक विजिटर जब आता है और वो रजिस्टर हो रहा है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसकी एक गाइडलाइन है कि इतनी एज होनी चाहिए, उससे कम पर वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप कैलेंडर को लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने जैसे 13 साल का किसी ने, जैसे भी इंस्टाग्राम ने टीन स्टार्ट किया है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट उतना एज ब्रैकेट लॉक कर दो, तो 13 साल से कम का बच्चा अकाउंट बना ही नहीं पाएगा उसमें। नेक्स्ट, इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर आप सब कुछ चूज़ कर पाओगे। जैसे आधार की वेबसाइट से जाकर आधार कार्ड जब डाउनलोड करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम, तो आपसे डेट भी पूछता है किस टाइम पर आपने अप्लाई किया था, एएम था, पीएम था, सब कुछ डालना पड़ता है फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं डेट टाइम लोकल, इतना लिखना होगा आपको। इसी तरह से क्या हमारे पास ईमेल के लिए HTML5 में डेडिकेटेड फील्ड दिया हुआ है इनपुट टाइप ईमेल, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर ईमेल पास कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग इस पर वैलिडेशन लगा देंगे तो अगर यूज़र यहाँ पर कोई मेल अगर लिख रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर होगा उस केस में। अभी हमने ईमेल इक्वल टू कुछ भी नहीं डिफाइन किया, ब्लैंक आ रहा है ना, तो वैलिडेशन पे भी आ गया हम लोग। नेक्स्ट है इनपुट टाइप इमेज, आपको लगता है कि सबमिट की जगह पर मुझे कुछ अपना स्टाइलिश सा इमेज लगाना है, तो आप अपना सबमिट के लिए इमेज वगैरह लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया है। तो यहाँ पर क्या करना है, SRC, बस यहाँ डिफरेंस क्या, IMG SRC नहीं है, क्या है यहाँ पर इनपुट टाइप इमेज, और सोर्स में सेम वैसी जैसे आप इमेज बाइंड करते हो वही प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट है फाइल अपलोडिंग के लिए इनपुट टाइप फाइल, जैसे आप जाते हो ना जीमेल वगैरह में अटैच करते हो, तो अटैचमेंट के लिए क्या रहते हैं इनपुट टाइप फाइल। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपके सामने, तो मात्र फाइल लिखने से इतना काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट टाइप हिडन, इसका डिजाइनर्स के लिए कोई काम नहीं है, इसका होता है बैकएंड के लिए काम। यानी कि अगर मैं एक डेवलपर हूँ तो मैं यहाँ पर आके कुछ इसके ऊपर कोड वगैरह लिख सकता हूँ सीक्रेट, लेकिन इसको बहुत तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जिनको नॉलेज है ऑलरेडी डेवलपमेंट की, तो हैकर्स होते हैं सब पता होता है, ठीक है, तो वो जाकर 2 मिनट में आपका पता लगा लेंगे अपने पीछे क्या लिखा हुआ है, तो बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना होता है इस फीचर को, बट ये डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है। तो आप यहाँ पढ़ें इसके बारे में, इनपुट टाइप हिडन, डिफाइन अ हिडन इनपुट फील्ड नॉट विजिबल टू एंड यूजर, यानी कि जो विजिटर उसको नहीं दिखाई देगा। A hidden field lets web developer include data that cannot be seen or modified by user when a form is submitted. A hidden field often stores what database record that needs to be updated when the form is submitted. तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ होता है, जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने जाते हो, तब हम लोग इसको पीछे से फायर करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये पता लगाता है पहले की डिफ़ॉल्ट पिक्चर क्या है और नई पिक्चर आप क्या अपलोड कर रहे हो। अगर अपलोड सक्सेसफुल हो गया तो पहले वाला पिक्चर हम लोग रिमूव करवा लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इमेज वगैरह के केस में हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो व्हाइल द वैल्यू इज नॉट डिस्प्लेड टू द यूजर इन द पेज कंटेंट, इट इज विजिबल एंड कैन बी एडिटेड यूजिंग एनी ब्राउजर डेवलपर टूल्स और व्यू सोर्स फंक्शनैलिटी। सो डू नॉट यूज हिडन इनपुट्स एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। सो अगर सिक्योरिटी की कहीं बात आ रही तब इसको मत लगाइए, क्योंकि आपके पीछे जो भी लॉजिक होगा सब रिवील हो जाएगा हैकर को, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इनपुट टाइप हिडन, हमने यहाँ पे क्या लिखा, आईडी क्या है, कस्टमर आईडी, नेम कस्टमर आईडी, वैल्यू है 3487। अब देखो यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा ना, बट जब मैं कंट्रोल U प्रेस करूँ तो यहाँ तो मैं सब देख पा रहा हूँ इसके अंदर। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस तरह से फॉर्म के अंदर जाके चेक करने की कोशिश करते हैं
मुझे उसका पैरामीटर पढ़ना आता है ना, तभी तो मैंने बना लिया कि अगर मैं अपने पेज पे कुछ भी लिख रहा हूँ सर्च कहाँ हो रहा है जाके यूट्यूब पर या गूगल के ऊपर। तो ऐसे जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो सब जानते हैं कि किस तरीके से कोड लिखे गए होंगे। तो अब हैकर क्या होता है, मान लो कि भी सीधी सी बात है, एक बहुत अच्छा डेवलपर है, अब उसका दिमाग दूसरी तरीके से काम कर रहा है, तो वही हैकर होता है। हैकर के लिए कोई दूसरा थोड़ी ना कि अलग से कोई कोर्स करके आएगा वो। तो वही एक अच्छा डेवलपर जो एथिकल होता है वही अनएथिकल हो जाता है बाद में, कहते हैं चलो भाई अब इतना सीख गए कुछ और करते हैं। डेटा इंक्रिप्शन कभी भी क्लाइंट साइड का नहीं होता, ठीक है, हम हमेशा बैकएंड के अंदर कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, इनपुट टाइप मंथ। इनपुट टाइप मंथ से सिर्फ और सिर्फ आपको मंथ का फील्ड मिलेगा इस तरह से, ठीक है। जैसे करंट मंथ अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल 2025 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास इनपुट टाइप नंबर, इसके अंदर आप नंबर ही पास कर सकते हैं और कोई भी टेक्स्ट वैल्यू पास इसमें नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ABCD नॉट एक्सेप्टेबल 1 2 3, अगर आप लिखेंगे काम करेगा। बाकी आप इन बटन्स की हेल्प से इसमें डेटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लिमिट लगाई हुई है, मिनिमम कितना 1, मैक्सिमम कितना 5। अब इनपुट में रिस्ट्रिक्शंस हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि चेक, हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो एक जो भी आपका चेक बॉक्स होगा वो चेक आएगा डिफॉल्ट। डिसेबल्ड हम लोगों ने देखा था, फील्ड हमारा डिसेबल्ड आता है। मैक्स अभी हम लोगों ने देख लिया, मैक्स लेंथ हम लोग पासवर्ड पे लगा सकते हैं कि भाई यूज़र जो है 8 डिजिट से ज़्यादा का पासवर्ड नहीं बना सकता, ठीक है। मिनिमम अभी हम लोगों ने देखा डेट वाले के साथ। पैटर्न, इसके ऊपर भी मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा। पैटर्न क्या होता है, जैसे आप यूज़र से कोई फ़ोन नंबर कैप्चर कर रहे हो या फिर जैसे आप कहीं यूज़र से कंट्री कोड लिखवा रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें सेट कर सकते हो कि हम यूज़र से क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे, अपर केस होगा लोअर केस होगा, सब कुछ बता सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। रीड ऑनली, किसी फील्ड को आपने रीड ऑनली बनाना हो, जैसे कि आप कोई भी जब साइन इन साइन अप करते हो तो वहाँ पर आप देखते हो लिखा था आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, हम सिर्फ चेक करके आगे बढ़ जाते हैं, कभी पढ़ते नहीं है उसको। लेकिन अगर उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो एक ना टेक्स्ट एरिया खुलता है, वो टेक्स्ट एरिया के अंदर सारा मैटर आपका रीड ऑनली होगा, पढ़ सकते हो लेकिन डिलीट नहीं कर सकते उसके अंदर। तो अगर हम किसी फील्ड पर रीड ऑनली लिख देंगे तो फील्ड एकदम ओके आएगा, लेकिन उसमें आप टाइप नहीं कर पाएंगे। डिसेबल्ड में क्या होगा, उसका कलर भी इस तरह से डिसेबल मिलेगा आपको। रिक्वायर्ड, बड़े काम की चीज़ है, जिस भी फील्ड के ऊपर आप रिक्वायर्ड लिख देंगे, यानी कि जब तक उसके अंदर डेटा आप कंप्लीट नहीं कर दो तब तक वो सबमिट नहीं हो सकता, ठीक है। साइज, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया इस वाले में, इसका आप देख रहे हैं साइज छोटा आ रहा है ना, तो साइज एट्रीब्यूट की वजह से पॉसिबल है। यहाँ देखो हमने इस पर कहीं मेंशन किया है क्या, नेम, मिनिमम, मैक्सिमम, आईडी, नहीं मिन मैक्स से नहीं, साइज का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। ऊपर एक एग्जांपल ओपन कर लीजिए कोई भी, जहाँ पर टेक्स्ट का पार्ट है, जैसे ये फील्ड देख रहे हो। अब हम लोग यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करें और अगर मैं इस इनपुट पर आके लिख देता हूँ साइज एट्रीब्यूट, और साइज में मेरा यहाँ पर डिफाइन कर दिया जैसे कि 10, तो देखो फील्ड छोटा हो गया। तो आप फील्ड को छोटा बड़ा कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 20 होती है फील्ड की, 20 कैरेक्टर, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। 20 के बाद जैसे 21 होगा वो लेफ्ट में हाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से जैसे 50 लिख दोगे तो 50 कैरेक्टर के लिए एरिया आपका विजिबल हो जाएगा, तो ये होता है साइज एट्रीब्यूट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि रीड ओनली, अब रीड ओनली से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूँ जैसे कि वैल्यू इक्वल टू, हमने क्या लिखा इसमें, अरीना एनिमेशन, तो देख रहे होगा आप यहाँ पर क्या होगा कि आप इसको देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेकिन इसको डिलीट नहीं कर सकते आप। ये होता है रीड ऑनली। तो फील्ड आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा लेकिन डिलीट नहीं होगा इसमें। एक होता है हमारा यहाँ पर डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का देखो फील्ड का कलर ही चेंज हो गया, पता चल रहा है कि डेड फील्ड है ना। तो जैसे आप प्रोफाइल वगैरह अपडेट करने जाते हो तो सब कुछ कर सकते हो, ईमेल नहीं चेंज कर सकते, तो जो चीज़ नहीं अपडेट हो सकती वो डिसेबल आती है इस तरह से लिखी हुई, ठीक। नहीं सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होगा, लेकिन ये फील्ड का कलर आपको डिसेबल्ड मोड में आएगा। तो ये सारी वैल्यू इस तरह से लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तभी इनके ऊपर सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है आगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले न्यूमेरिक इनपुट फील्ड वेयर यू कैन एंटर अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 100 इन स्टेप्स ऑफ 10 एंड द डिफॉल्ट वैल्यू इज 30। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 100, स्टेप 10, यानी कि जब आप
एरो से अप डाउन करोगे तो 10 के जंप में होगा, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 रहेगा। तो जैसे मैं ऐसे आकर नेक्स्ट करता हूँ तो 40, 50, 60 इस तरह से वैल्यू 10 के स्टेप में जंप करेंगे। इसी तरह से इनपुट टाइप रेंज। रेंज क्या होता है, जैसे अगर आप कुछ इस तरह का स्लाइडिंग वाला कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था लास्ट क्लास में, टोटल हो गया तो 2 फील्ड का, तो वो चीज़। तो जैसे वॉल्यूम के लिए हम लोग इसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइस रेंज के लिए हम लोग कहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में देखता हूँ रेंज लगा देते हुए मेरे को 200 से लेके 2000 के बीच के प्रोडक्ट दिखाओ, तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। तो range defines a control for entering a number whose exact value is not important, like slider control. Default range is 0 to 100. However, you can set restrictions on what are accepted with the min, max and step. यहाँ पर भी आप ये चीज़ें चला सकते हो। Input type search. आज की डेट में अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हो और आप चाहते हैं इसके अंदर सर्चिंग की फंक्शनैलिटी हो, तो उसके लिए आप इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ ना करके सर्च बना सकते हो। अब सर्च में क्या डिफरेंस आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी यहाँ से सर्च होगा वो कहाँ जाएगा, गूगल पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च फील्ड में और नॉर्मल फील्ड में क्या डिफरेंस है। जो भी आप क्वेरी लिखोगे उसका आगे क्लोज का सिंबल आएगा, तो अगर आपको क्लोज का सिंबल दिख रहा है इट मीन्स कि वो इनपुट टाइप सर्च है। देखो यहाँ से टर्मिनेट हो गया, और अगर मैं यहाँ से कमिट कर दूंगा तो ये मुझे गूगल पे ले जाएगा, जो कि हमने वो डिफाइन किया हुआ है। कैसे बनता है ये आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ तक का हमारा यूआरएल किस में जाएगा, एक्शन में, और क्यू क्या होगा, फील्ड का नेम। क्यू फील्ड का नेम है हमारा इसमें, तो आप नोटिस करेंगे हमने क्या लिखा, नेम क्यू, क्यू बोले तो क्वेरी। नेक्स्ट है इनपुट टाइप टेल। अगर आप अपनी वेबसाइट में किसी एंड यूजर का फ़ोन नंबर कैप्चर करना चाह रहे हो तब आपको टेल का यूज़ करना है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, सब कुछ टेक्स्ट से चलता था। मॉडर्न HTML5 में क्या हुआ, हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड फील्ड है। तो टेल में देखो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, पैटर्न, है ना, ऊपर पढ़ा था ना हमने भी पैटर्न। तो पैटर्न क्या करता है, स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली एंड कैन नॉट, सॉरी, ये स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू चेक द इनपुट वैल्यू अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ पर बताया प्लेस होल्डर के अंदर कि मुझे जो फ़ोन नंबर चाहिए 10 डिजिट का, वो 4-2-4 इस तरह के पैटर्न में चाहिए। तो हमने क्या लिखा, 0 to 9 4 की लेंथ होगी, फिर डैश होगा, फिर 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, फिर 2 की लेंथ होगी, फिर 0 to 9 4 की लेंथ होगी, और ये वैल्यू क्या है, रिक्वायर्ड है। तो जब तक मैं इसको दूंगा नहीं तब तक ये सबमिट नहीं होने देगा फॉर्म को। अब जैसे आप यहाँ जाओगे, सबमिट पर क्लिक करोगे तो क्या लिखा था, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब पुराने टाइम में यही काम हमें जावास्क्रिप्ट से करना पड़ता था, लेकिन HTML5 में फॉर्म के लिए जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ कुछ गलत लिखोगे, ABCD लिख दोगे, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, अपना कंडीशन चेंज होगी, फिर मैं यहाँ जाके नंबर लिखना स्टार्ट करता हूँ तो ये फिर से मुझे बोलेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अब मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ हाइफन, ठीक है, हमने ये डिफाइन कर दिया, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, और अब अगर हम लोग यहाँ से इसको सबमिट करेंगे तो देखो ये डेटा सबमिट होना चाहिए, आगे देखो यहाँ पर। तो लेंथ कम होगी तो भी नहीं सबमिट होने देगा, ये रोक देगा उसको। तो क्यों, हमने लेंथ की भी कोडिंग पीछे लगाई हुई है। क्या लिखा था, 0 to 9 4 की लेंथ, 0 to 9 2 की लेंथ, 0 to 9 4 की लेंथ, इस तरह से। वो ये एक होता है कि वेरीफाई करता है कि कोई सा भी नंबर डाल दे तो वैलिड भी दिखाता है कि ये प्लीज एंटर अ वैलिड फोन नंबर। हाँ, वो कैसे होता है? उसके लिए API लगती है, यानी कि वो पेड सर्विस होती है, आपको सर्विस चेक करता है सारा। हाँ, तो आपको बैकएंड से चेक करता है, यानी कि जब जैसे उससे डेटा प्रोसेस होगा वो रिक्वेस्ट जाएगा API में, API उसको चेक कर लेता है, ठीक है। तो वो बाय करनी पड़ती है सर्विस अलग से। तो नेक्स्ट है इनपुट टाइम। अब जैसे मान लो आप करंट डे के लिए कहीं पर जैसे टेबल बुकिंग का सिस्टम बनाना चाह रहे हो, तो आपने लिख दिया ओनली इनपुट टाइम, तो क्या हुआ यहाँ पर सिर्फ करंट डे के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली टाइम से काम हो गया। फिर क्या है, इनपुट टाइप URL। अगर आप किसी पर्सन का उसका URL वेबसाइट का कैप्चर कर रहे हो तो आप लिखेंगे इनपुट टाइप URL में हमने सिर्फ URL पास करना है और हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ से कोई भी डेटा सबमिट कराएंगे, ठीक है, तो वो वैलिड होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ मैंने रिक्वायर्ड हटाया तो नहीं, इसमें हटा रखा है, कोई बात नहीं। तो मुझे यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेना है और मैं रिक्वायर्ड मैन्युअली डाल देता हूँ फिलहाल समझाने के लिए। अब क्या होगा, रुकेगा ना भाई। अब मान लो आपने यहाँ पर कुछ भी
इसके आगे प्रोटोकॉल मिसिंग है, HTTP www है ना, तो मैं लिखता हूँ HTTPS। अब अगर आप सबमिट करेंगे तो ये इसका एक्सेप्ट करेगा वैल्यू को, ठीक है। तो हमने स्पेशल कैरेक्टर पढ़ रखी है, तो जब आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते तो ये देखो सब एनकोड हो गया अपना, है ना। फिर क्या है, इनपुट टाइप वीक। अगर आप वीक सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप ओनली वीक डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा करंट ईयर का कौन सा वीक चल रहा है, तो 16th वीक चल रहा है 2025 का, ठीक है। तो ये है आपके सारे इनपुट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हमने ऊपर देखे। कोई छूटा तो नहीं इसमें से, सब आ गए वीक्स। और यहाँ से अब हम इनके भी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। चलिए, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? द इनपुट वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू में लिख दिया अरीना, दूसरे फील्ड में क्या लिखा है, एनिमेशन, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अरीना और एनिमेशन लिखा हुआ आएगा। आप इसको सबमिट करेंगे, डेटा सबमिट भी हो रहा है यहाँ पर। अब क्या ये मुझे लगाना चाहिए या नहीं, या इसका यूज़ होता भी है या नहीं? देखो, अगर आप यूज़र से एक फ्रेश फॉर्म फिल करा रहे हो तब आपने वैल्यू नहीं यूज़ करना है। वैल्यू कब डाला जाता है? जैसे कोई प्रोफाइल अपडेट करने आया तो वहाँ पर उसका डेटा फील्ड में पहले से लिखा हुआ आता है, तब वैल्यू चलता है। बैकएंड से डेटा फैच करा के हम लोग तब दिखाते हैं। तो आपने वैल्यू का यूज़ ना करके प्लेस होल्डर का यूज़ करना है। प्लेस होल्डर का काम क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये हमारा फॉर्म है और यहाँ पर जहाँ वैल्यू लिखा हुआ है मैं इसको प्लेस होल्डर से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो देखो डिसेबल्स आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि जैसे आप कर्सर के लिखना स्टार्ट करोगे वो रिमूव हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो डिफॉल्ट बताएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे एक मैसेज लिख देता हूँ, एंटर योर फर्स्ट नेम हियर, दिखा रहे हैं, तो ये होता है प्लेस होल्डर। इसी तरह से दूसरे फील्ड में हम यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं, अगेन मैंने इसको लिखा, बन गया ना इस तरह से। फिर क्या है, रीड ओनली। वैसे मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ। अगर मैंने किसी फील्ड को रीड ओनली डिफाइन किया है तो वो एक्टिव तो आएगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर पा रहा हूँ, इसमें मैं टाइप नहीं कर सकता, दिखाया था ना मैंने भी करके आपको रीड ओनली। तो ये रीड ओनली एट्रीब्यूट होता है। अब देखो, अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन। ये हमने पढ़ा था। मिनिमाइजेशन मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर रीड ओनली लिखा है तो HTML5 के लिए तो सही है। अगर ये XHTML होता है, हाँ, तो दोबारा बताना पड़ेगा, रीड ओनली इक्वल टू रीड ओनली इन्वर्टेड कोड में। इसी तरह से डिसेबल्ड, तो ये भी मिनिमाइजेशन फॉर्म में आप देख रहे हैं, तो ये भी डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड पास करना पड़ेगा आपको। तो डिसेबल्ड का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या था, साइज एट्रीब्यूट, ये भी मैंने आपको दिखाया है। जैसे हम यहाँ पर जाके कहीं पर पिन कोड ले रहे हैं तो 4 डिजिट का होना चाहिए, या जैसे टेक्स्ट फील्ड है तो उसकी विड्थ हमने यहाँ पर 50 कैरेक्टर की सेट की हुई है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से साइज से हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैक्स लेंथ, हम यूज़र को बोलने कि भाई यूज़र मैक्सिमम इतना ही लिख सकता है, पिन के अंदर 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकता, ठीक है। लेकिन 4 डिजिट को कोई भी लिख सकता है ना। तो ये होता है मैक्स लेंथ का काम। तो जैसे पासवर्ड पे देखते हो कि मिनिमम इतने कैरेक्टर, मैक्सिमम इतना कैरेक्टर, तो वो आपका मैक्स लेंथ का ही कमाल होता है, ठीक है। तो उसमें मिन लेंथ और मैक्स दोनों आप डिफाइन कर सकते हो। तो यूज़र कम से कम इतना, मैक्सिमम इतना पास कर पाता है उसमें। मिन एंड मैक्स एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आपको डेट के ऊपर ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके देखोगे तो हमारा कैलेंडर 1980 के बाद काम नहीं करेगा, 79 तक काम करेगा। इस वाले में आएंगे तो यहाँ तक सब काम करेगा, लेकिन पीछे अगर जाओगे तो 2000 से पीछे आप नहीं जा पाओगे, उसमें हमने लॉक लगा दिया कैलेंडर के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर भी हमने लगाया हुआ है कि आप 5 तक की वैल्यू डाल सकते हो या 1 तक की वैल्यू डाल सकते हो, इसके अलावा और कोई वैल्यू से पास नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या लिखा है इस पर, क्वांटिटी मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। इसी तरह से क्या, मल्टीपल एट्रीब्यूट। अब जैसे क्या होता है कि इनपुट टाइप अगर हमारा फाइल है, ठीक है, फाइल वाले के केस में क्या होता है, अगर हम लोग पुराने एग्जांपल को देखें, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब मैं यहाँ पर कुछ ब्राउज करके अपलोड करने जा रहा हूँ तो मैं एक ही फाइल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, समझ आ रहा है। बट अब अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल सेलेक्ट हो जाए तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा मल्टीपल। तो ये देखिए हमने लिखा, अगेन मिनिमाइजेशन है, मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल अगर XHTML होता है तो उस केस में अब मैं यहाँ से पूरे फोल्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। समझ आया डिफरेंस मल्टीपल का। फिर क्या, पैटर्न एट्रीब्यूट।
बात करें अपर केस ए टू जी या लोअर केस ए टू जी, लेकिन 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ गए, हमने जाके लिखा आई एन, तो सबमिट करोगे, रिक्वायर्ड लगाओ तो बोलेगा रिक्वेस्ट फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, 3 लेटर कंट्री कोड होना चाहिए, मैंने डी लिख दिया, अब देखो एक्सेप्ट कर लेगा इसको, है ना। तो क्या लिखा हमने यहाँ पर, अपर केस लोअर केस, ये हमारा पैटर्न हो गया। यूजर कुछ भी लिख सकता है ए टू जी के बीच में, लेकिन 3 की लेंथ में चाहिए। मैंने यहाँ लिखा टाइटल, टाइटल यानी लिखने से क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट की डिफ़ॉल्ट कोडिंग ट्रिगर होती है उसमें आप अपना खुद का लॉजिक भी डाल सकते हो। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर, जैसे मैं सबमिट करने गया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है, लेकिन 3 लेटर कंट्री कोड ये कहाँ से है, टाइटल इक्वल टू, ठीक है। फिर क्या था, प्लेस होल्डर, अभी बताया था मैंने आपको प्लेस होल्डर, कि अगर किसी भी फील्ड के ऊपर, जैसे मान लो कि आप यूजर से एक फ़ोन नंबर ले रहे हो, आप बताओगे नहीं तो वो लिखेगा कैसे उसको, वो तो बेचारा ट्राई करते रह जाएगा भी मैं तो सही डाल रहा हूँ। हमारा पैटर्न क्या है, 4 डिजिट, फिर हाइफन, फिर 2 डिजिट, फिर हाइफन, फिर 4 डिजिट, इस तरह से। फिर क्या है, रिक्वायर्ड, ये आपने देख ही लिया कि अगर हमने किसी भी फील्ड में रिक्वायर्ड मेंशन किया है तो जब तक उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तब तक डेटा सबमिट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे यूजर नेम बार बार आपको बोलता रहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जैसे आप इसको फिल करेंगे एक्सेप्ट करेगा और फॉर्म को आगे प्रोसीड कर देगा। फिर क्या है, स्टेप, ठीक है। स्टेप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कितने कितने स्टेप पर हमें जंप करना होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्टेप 3, तो आप पॉइंट में जाओगे तो देखो 3, 6, 9 इस तरह से उतने उतने पे जंप करेगा, इंक्रीज डिक्रीजिंग में। नेक्स्ट क्या है, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस जिस भी फील्ड पर आप लगा दोगे तो जैसे ही फॉर्म ओपन होगा कर्सर डिफॉल्ट फील्ड में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एफ नेम में ऑटो फोकस, तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो अपना आप ही फोकस हो गया आ रहा है फील्ड, ठीक है। पहले से प्री सेलेक्टेड आएगा कर्सर कि कहाँ से शुरू होगा फॉर्म। फिर क्या है, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, ये इमेज के उसमें चलता है बेसिकली। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट की जगह पर हमने इनपुट टाइप इमेज और सोर्स डिफाइन किया, तो उसके आप विड्थ और हाइट यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट एट्रीब्यूट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको इनपुट टाइप यहाँ पर डिफाइन करना है। तो हमने क्या लिखा, लिस्ट, लिस्ट में वैल्यू जो है वो यूजर डिफाइन है, जिसमें लिखा सेंटर्स, तो डेटा लिस्ट में आईडी जो है वो लिस्ट की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। और जब आप इसको यहाँ रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन इस तरह से ओपन होगा, ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं वाला एग्जाम्पल। फिर क्या था, ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है कि जब हम लोग किसी फॉर्म में डेटा पुट करने जाते हैं तो कर्सर रखते हैं वहाँ पर अपना भी सजेशन आते हैं इस तरह से, ठीक है। बट मैंने क्या बोला यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है। तो ईमेल पर हमने क्या लिखा है, ऑटो कंप्लीट ऑफ, बट मैंने पूरे फॉर्म पर क्या लिखा है, ऑन। ईमेल को छोड़ के हर जगह पर ऑटो कंप्लीट आएगा, लेकिन ईमेल पर नहीं आएगा, समझ गए। तो हम बंद भी कर सकते हैं इसको, डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। So in some browser you may need to activate an autocomplete function for this to work, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट आपका ऑन ही होता है, बट आप फिर भी इसको डिफाइन कर दें सो दैट कि जैसे ओपेरा हो गया या एज हो गया, सब में सही से काम करें चीज़ें। तो देखा कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो हम लोगों ने हर एक फील्ड को समझ लिया। अब जो हमारा फॉर्म फील्ड है, जो फॉर्म टैग होता है हमारा मेन, अब हम इसके एट्रीब्यूट की बात करेंगे सर, ठीक है। तो चलिए, HTML input form attribute specifies the form the input elements belongs to. The value of this attribute must be equal to the ID attribute of the form element it belongs to. An input field located outside of the form HTML form but still a part of the form. तो देखो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, एक फॉर्म बनाया, एक एक्शन है यहाँ पर, इस फॉर्म की आईडी क्या है, फॉर्म 1, ठीक है। लेवल हमने डिफाइन किया, आपको लेवल का रोल पता है, जो भी हम लोग फॉर्म में डिफाइन करते हैं वही आईडी में मैच करना होता है हमें। इसी तरह से हमने यहाँ पर बटन बनाया हुआ है। देखो अगर हम नॉर्मल एक फॉर्म की बात करें तो आपका जो लास्ट नेम है वो अगर इसी फॉर्म के अंदर होगा तभी वो फंक्शन करेगा, बट हमने इस केस में क्या करा, उसको बाहर निकाल दिया है, ठीक है। रन एग्जाम्पल करेंगे, ये लास्ट नेम कहाँ है, फॉर्म टैग से बाहर है। मैंने यहाँ पे जाके लिखा अरीना, और यहाँ जाके लिखा है एनिमेशन। जब मैं डेटा को सबमिट कर रहा हूँ तो लेकिन फिर भी दोनों का डेटा आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो कोड पर एक जरा नज़र डालो, हमने क्या लिखा, फॉर्म इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, तो जो आपका आईडी है वो आपने फॉर्म इक्वल टू बताना है। अब आपका फॉर्म का दूसरा फील्ड पूरे पेज में कहीं भी रखा हो, एसोसिएट हो गया उसके साथ,
ठीक है। अगर मैं ये ना डिफाइन करूं तो ये काम नहीं करेगा। देखो, राइट क्लिक इंस्ट्रक्ट, और मैंने यहाँ से ये डिफाइन जो किया हुआ है इसको हटा दिया, वैल्यू को। क्लियर है? अब हम यहाँ से कुछ लिखेंगे और सबमिट करेंगे। क्या गया डेटा सर? समझ आया? तो ये ध्यान रखना कि अगर आपका कोई फील्ड फॉर्म से बाहर रखना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो आप उसको जो आईडी में वैल्यू है फॉर्म इक्वल टू में डाल दोगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे फील्ड। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अगर आप वेब में जॉब के लिए जाते हो। फिर क्या आता है? फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट, यानी कि मैं एक फॉर्म में दो एक्शन लगाना चाह रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि अगर आपने पूरा फॉर्म बनाया तो इसी एक्शन पर जाएगा, बट मैं यहाँ पर दो बटन बना रहा हूँ सबमिट के। ये सबमिट इसको कनेक्ट करेगा, दूसरा वाला सबमिट पर मैंने अपना दूसरा फिर से लिखा फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ऊपर वाले में क्या है? फॉर्म स्पेस एक्शन, बट यहाँ पर क्या लिखा हमने? फॉर्म एक्शन विदाउट स्पेस। अब देखो, एक फॉर्म मुझे लेके जाएगा अरीना एनिमेशन, ये मुझे लेके जाएगा गूगल के ऊपर, दूसरा वाला फॉर्म मुझे लेके जाएगा याहू के ऊपर। देखो आ गया ना? तो एक फॉर्म में दो एक्शन आप अलग अलग लगा सकते हो। क्या ऐसी रिक्वायरमेंट वैसे रेयर होगी, बट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फॉर्म इंक्रिप्शन टाइप बहुत काम की चीज़ है। जब भी आप किसी फॉर्म के अंदर कोई इमेज सबमिट कराते हो तो ये ध्यान रखना इंक्रिप्शन लगाना ज़रूरी है। अब आपने एक नोटिस किया होगा, जैसे आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह को या खुद कोई व्हाट्सएप पर कोई फोटो भेजते हो या अपनी कोई फोटोग्राफ आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, क्या उसका वही नाम आता है जो आपने रखा होता है? नहीं, बदल जाता है ना। वो इसलिए बदल दिया जाता है ताकि कोई इंजेक्ट ना कर पाए एसक्यूएल इंजेक्शन उसके अंदर। नहीं तो क्या होगा, कोई भी जो दूसरा बंदा होगा वो क्या करेगा, अच्छा ये नाम की फाइल इसने अपलोड की, वो ढूंढने स्टार्ट करेगा क्वेरी चला के। मैं नहीं चाहता वो ढूंढ पाए, मैं चाहता हूँ कि जैसे अपलोड हो नाम बदल जाए। इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन। लेकिन क्या हो रहा है, जहाँ डेटा जा रहा है वहाँ हो रहा है इनक्रिप्शन। तो यानी कि इनक्रिप्शन एट्रीब्यूट क्या काम करेगा? द इनपुट फॉर्म इनक्रिप्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज how the form data should be encoded when submitted only for forms with method post। ध्यान रखना, गेट पर नहीं चलता है, पोस्ट पर काम करता है। नोट, दिस एट्रीब्यूट्स ओवरराइड द इंक्रिप्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एलिमेंट। द फॉर्म इंक्रिप्शन एट्रीब्यूट वर्क विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स सबमिट एंड इमेज। इन दो पर ही ये काम करेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया एक इनपुट टाइप सबमिट, फॉर्म इंक्रिप्शन आप यहाँ डिफाइन करेंगे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और वैल्यू सबमिट एज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। वैसे हम इस डेटा को देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप गूगल के ऊपर ये काम नहीं कर सकते हो। गूगल सिर्फ डेटा गेट करता है, पोस्ट नहीं करा सकते। पोस्ट हमेशा अपने खुद के सर्वर पर होता है। तो यानी कि अगर आपका अपना खुद का सर्वर होगा और आपने PHP में लॉजिक वगैरह सेट किए होंगे तब आप इसका मैजिक देख पाओगे। बट आपने ध्यान रखना है ये एट्रीब्यूट हमें पास करना है। तो क्या करना होगा, अगर मेरा फॉर्म में एक ही एक्शन है तब आपको लिखना होगा ओनली इंक्रिप्शन टाइप। इतना पार्ट कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और अगर आप दो डेटा भेज रहे हो तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म इंक्रिप्शन, ठीक है। जब भी आपका कोई दूसरा एक्शन लगेगा तो उसमें फॉर्म आ जाता है साथ में, अदरवाइज क्या होता है, ओनली एक्शन ही होता है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, फॉर्म एक्शन हो गया। इसी तरह से अगर इंक्रिप्शन की बात आएगी तो ओनली इंक्रिप्शन लिखना है, फॉर्म, क्योंकि एक ये हो गया, एक दूसरे फॉर्म के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसी तरह से फॉर्म के अंदर मेथड आते हैं। फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट्स डिफाइन द HTTP मेथड टू सेंड फॉर्म डेटा टू द एक्शन URL। बाय डिफॉल्ट मेथड हमारा गेट होता है जो कि हमें URL में दिखता है। पोस्ट वाला डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, जहाँ पर डेटा में सिक्योरिटी की बात आ जाए, जहाँ पर आपको डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना हो, एक यूज़र ने अपना अकाउंट बनाया या कोई पेमेंट हुई है तो हम नहीं चाहेंगे ना कि उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर कोई भी बाद में जाके एक्सेस कर पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग पोस्ट का यूज़ करते हैं। So this attributes override the method attribute of the form element. The form method attributes work with the following input types submit and image. Input type submit, input type image. इसका मतलब the form data can be sent as URL variable method equal to get or as HTTP post transaction method equal to post. Get और post में क्या difference होता है ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो appends the form data to the URL in name and value pair, जैसे fname equal to arena lname equal to हमारा एनिमेशन लिखा आता है। Never use get to send sensitive data. The submitted form data is visible in the URL. The length of the
useful for form submission where a user want to bookmark the result. Get is good for non-secure data like query strings in Google, है ना. Post की बात करेंगे. Appends the form data inside the body of the HTTP request. The submitted form data is not shown in the URL. Post has no size limitation and can be used to send large amount of data. Form submission with post cannot be bookmarked. So हम यहाँ पर get देख रहे हैं और दूसरा एग्जांपल हम लोग पोस्ट के थ्रू देख रहे हैं सेम फॉर्म के अंदर. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म मेथड. नॉर्मली क्या होता है मेथड, यहाँ क्या हो गया फॉर्म मेथड. तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे अगर हमने लिखा अरीना और एनिमेशन, हमने गेट का यूज़ किया है तो डेटा आपको देखो गेट हो गया. बट अगर पोस्ट होता तो ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं आएगा इसमें. ठीक है, तो पोस्ट को कैप्चर करने का प्रोसेस ही अलग होता है. आपको बॉडी से डेटा लेना है, उसको प्रोसेस करना है और डेटाबेस में या मेल पर भेज देना होता है उसको. तो गेट सर्च वर्च कराने के लिए अच्छा है, छोटे मोटे काम के लिए, नॉन सिक्योर डेटा के लिए जहाँ पर कोई यूज़र अपना साइन इन साइन अप नहीं कर रहा है उस केस में अच्छा है. फिर क्या आता है फॉर्म में टारगेट. एक मिनट. तो फॉर्म के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है टारगेट इक्वल टू ब्लैंक का क्या काम होता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नए टैब में डेटा सबमिट करेगा और पहले वाला जो है वो सेम में रिप्लेस करेगा उसको. तो हमने यहाँ पर जैसे डिफाइन किया अरीना एनिमेशन, तो आप देखेंगे सेम पेज आपका गूगल में रिप्लेस हो गया. बट इस केस में क्या होगा, एक नया टैब ओपन होगा, है ना. पहले वाला एच रह जाएगा. फिर क्या है फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट एट्रीब्यूट. अब ये क्या काम करेगा, द इनपुट फॉर्म no validate attribute specifies that an input element should not be validated when submitted. This attributes override the no validate attribute of the form element. The form no validate attribute works with the following input types, जैसे कि submit. तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर क्या लिखा है required, यानी कि इसका मतलब है कि ईमेल चाहिए मेरे को. लेकिन दूसरे मैंने क्या लिखा फॉर्म no validate. ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप इस बटन के साथ जाते हैं तो बोलेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और अगर मैं दूसरे फील्ड के साथ जाता हूँ तो देखो बिना कुछ मांगे वो आगे वो प्रोसीड हो रहा है ना, क्योंकि नो वैलिडेट आ गया है उसके अंदर. तो ईमेल में काफ़ी बढ़िया चीज़ है. जैसे अगर मान लीजिए आप कोई ईमेल यहाँ लिख रहे हैं, आपने गलत सलत कुछ भी लिखा तो बोलेगा प्लीज इंक्लूड @, जो कि ईमेल बनाने के लिए @ और डॉट, ये दो चीज़ें मैंडेटरी होती है. तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं abc@gmail.com तो देखो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको. ठीक है, अब @ का जो यूनिक कोड होता है वो कहता है %40 एनकोड हो गया ऑटोमेटिकली. इसी तरह से अब मैं यहाँ से .com हटा देता हूँ या मैं @ भी हटा देता हूँ तो देखो गलत को ही ले जाएगा. अगर ये मना करेगा गलत है, ये क्या कहेगा दूसरा का, हाँ देखो ABC इनक्रिप्ट नहीं होगा, वो तो टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट है, वो इनक्रिप्ट नहीं होगा आपका. स्पेशल कैरेक्टर होता है @ वगैरह जी जितने भी आते हैं ना ऊपर, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं. स्पेशल कैरेक्टर सारे एनकोड होते हैं आपके. फिर क्या था नो वैलिडेट, पहले था यहाँ पर फॉर्म नो वैलिडेट, अब हम लोग देख रहे हैं नो वैलिडेट. अगर मैंने फॉर्म के ऊपर डिफाइन कर दिया सीधे, तो आपने कहीं पर अगर डिफाइन कर भी रखोगा वैलिडेट तो वो ऑटोमेटिकली नो वैलिडेट में चला जाएगा. लेकिन अगर मैं एक अलग से सबमिट बटन बना के डिफाइन करूँगा तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई एक्स्ट्रा काम करोगे तो फॉर्म लगाना पड़ेगा उसके आगे. तो ये आपका इस तरह से फॉर्म था जिससे आप अपना काम कर सकते हो. तो फॉर्म का टॉपिक हुआ कंप्लीट. अब हम आते हैं HTML के अंदर ग्राफिक्स में. ग्राफिक्स हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कैनवस. कैनवस एक ऐसा पार्ट है HTML5 के अंदर जिसको यूज़ करने के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है. ठीक है, तो आप इसको देख लो क्योंकि आपके कंटेंट में जावास्क्रिप्ट नहीं है, बट समझ लो कैसे काम करनी है. तो जितने भी आपके ब्राउज़र बेस्ड गेम होते हैं ना, जो आप ब्राउज़र में डायरेक्ट प्ले कर पाते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका कैनवस का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है.
एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ। तो ये देखो एक वेबसाइट है slowroutes.io। अब मान लो आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से बस शुरू करो और आपकी ड्राइविंग स्टार्ट हो गई। यहाँ से गाड़ी चलाना स्टार्ट करो। अब यहाँ पर अपने स्किल अपने ट्राई करते रहो। बढ़िया बढ़िया सीनिक भी आपको मिलते रहेंगे, गाड़ी कहीं भी चला लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेड़ में टकराए जो बचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा वही है कैनवस। HTML5 बेस पूरा ये है, जावास्क्रिप्ट लगी है इसके अंदर। अगर आपको लगता है भी आपसे ड्राइव नहीं हो रहा तो आप इसको ऑटो मोड पे भी डाल सकते हो। यहाँ से इसमें सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ से ग्राफिक आप कंट्रोल कर सकते हो। ग्रीनरी से बोर हो गए तो आप यहाँ जाके ग्राफिक वगैरह चेंज कर लो, कंट्रोल्स हैं, ऑडियो है, सब कुछ यहाँ से हम लोग बदल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू किया, इसको मैं यहाँ से क्लोज किया, नीचे आएंगे हम यहाँ से बोलते हैं भी व्हीकल के अंदर कि कौन सा व्हीकल आप चलाना चाह रहे हो, बस चलानी चाह रहे हो, बाइक चलानी चाह रहे हो, है ना। ठीक है, कंट्रोल किधर चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव चाहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव चाहिए, रियर व्हील ड्राइव चाहिए, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप वेदर चेंज कर सकते हो, मेरे को बर्फबारी में गाड़ी चलाने का है, वही। ठीक है, रात का टाइम है, बर्फ भी पड़ रही है, तो सब कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बोर हो रहे हो तो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते सर ये जो ग्राफिक्स है एनवायरनमेंट पूरा कार वार हो। हाँ, रियल इंजन, बनाने पड़ेंगे इसमें। ये गेम इंजन होते हैं ना, तो अनरियल वगैरह। अनरियल में उससे ही हो गया। अच्छा। तो कैनवस का बेसिकली मुझे आपको पर्पस समझना था कि क्या काम करता है। तो आपने पावर समझी कैनवस की, तो कुछ भी कराया जा सकता है। अच्छा, कैनवस में एक और चीज़ कि अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट साइज पर चला रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया दिखाई देगा, बट अगर आप जूम करोगे अपने ब्राउजर को तो पिक्सलेट हो जाता है उसका डेटा। ठीक है, so the HTML canvas element is used to draw graphics on a web page. The graphics to the left is created with canvas. It shows 4 elements: a red rectangle, a green rectangle, a multicolor rectangle, and a multicolor text, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं। What is HTML canvas? HTML canvas element is used to draw graphics on the fly via JavaScript. The canvas element is only a container for graphics. You must use JavaScript to actually draw the graphics. So canvas has several methods for drawing path, boxes, circle, text and adding images. And canvas is supported by all major browsers जितने भी आज की डेट में अवेलेबल है। A canvas is a rectangular area on an HTML page. By default, a canvas has no border and no content. So to markup, जो इसका द मार्कअप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कैनवस एलिमेंट, कैनवस क्लोज, आईडी, ये हमने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन किया है, और ये हमारा विजिबल एरिया है कि हम लोग कितना प्लेग्राउंड इसमें क्रिएट कर रहे हैं अपना। ऑलवेज स्पेसिफाइज एन आईडी एट्रीब्यूट टू बी रेफर्ड इन अ स्क्रिप्ट एंड अ विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट टू डिफाइन द साइज ऑफ द कैनवस। टू ऐड अ बॉर्डर यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट, लाइक हमने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। तो अगर आप प्रीव्यू करोगे तो देखो हमारा कैनवस बन चुका है इस तरह से, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं आएगा, उसके लिए आपको JS लगाना होगा। आफ्टर क्रिएटिंग द रेक्टेंगुलर कैनवस एरिया यू मस्ट ऐड अ जावास्क्रिप्ट टू द ड्राइंग। सो हियर आर सम एग्जांपल। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया C, ठीक है, C में हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमारे कैनवस का, माई कैनवस। हमने क्या लिखा, CTX, X पोजीशन लोग निकाले, हमने लिखा C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, हम 2D कंटेंट बना रहे हैं। CTX को हमने मूव किया 0 0 यानी कि लेफ्ट टॉप से, और लाइन 2 पर हमने क्या बोला, एंड होगा 200 और 100 पर, यानी कि विड्थ होगी 200, हाइट होगी 100। तो ये डायगोनल इस तरह से एक ड्रॉ करेगा स्ट्रोक। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट से हमने बनाया। इसी तरह से अगर आप कोई सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करना होगा। अब इसमें हम लोग क्या डिफाइन करें, आर्क 95 50 40 0 2 मैथ डॉट पाई हम लोग यहाँ पर यूज करें, और उसको हम लोग एक स्ट्रोक भी दे रहे हैं 2 पिक्सल का। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट बनेगा। ऐसे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमने लिखा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल का होगा, एरियल फॉन्ट होगा,
2D टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, ये देखो। अब देख रहे हो अगर मैं जूम करूँ क्या हो रहा है, पिक्सलेट हो रहा है ना, तो इसलिए 100% पर ही अपना बढ़िया आउटपुट दिखाता है। इसी तरह से स्ट्रोक करना चाह रहे हैं आप किसी टेक्स्ट को, तो आप स्ट्रोक टेक्स्ट कर सकते हो, ये देखो टेक्स्ट के ऊपर आउटलाइन भी क्रिएट हुआ। इसी तरह से अगर आप कोई ग्रेडियंट डालना चाह रहे हैं तो आप ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगेन ये भी पिक्सलेट होगा, ध्यान रखिएगा। सर्कुलर कोई ग्रेडियंट डालना चाह रहे हैं जिसको लोग रेडियल बोलते हैं, ये पार्ट भी आप डाल सकते हैं। कोई इमेज आप बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो इमेज भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं ट्राई इट करूँगा तो कैनवास में इमेज लोड हो गया, तो मैं अपना कोई बनाया हुआ एलिमेंट डाल सकता हूँ। तो जैसे आप वहाँ कार बाइक जो भी देख रहे हो वो इंजेक्ट की हुई है रियल अनरियल इंजन से, ठीक है। तो हमने तो बस वहाँ पर खाली ये अपना डिफाइन किया, और जो कंट्रोल है वो हमारे जेएस के काम कर रहे हैं सारे उसमें। अब कैनवस से जो हम लोग बना रहे हैं वो ठीक तो है, लेकिन बड़ा करने पर क्या हो रहा है, पिक्सलेट हो रहा है। इसी का दूसरा रिप्लेसमेंट आता है एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। अब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जो भी बनाओगे वो नॉन पिक्सलेबल होगा। एसवीजी डिफाइंस वेक्टर बेस्ड ग्राफिक इन एक्सएमएल व्हिच कैन बी डायरेक्टली एम्बेडेड इन एचटीएमएल पेजेस। एसवीजी ग्राफिक्स आर स्केलेबल एंड डू नॉट लूज एनी क्वालिटी इफ दे आर जूम्ड और रीसाइज। तो मोस्टली जितनी भी आज की वेबसाइट्स बन रही हैं उसमें जो फेव आइकन होता है वो एसवीजी होता है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता ना मेरा एंड यूज़र रेटिना डिस्प्ले यूज़ कर रहा है या फुल एचडी है, अल्ट्रा एचडी है, या 8K है या 4K, कौन सा डिस्प्ले, नो आइडिया। तो कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो हम लोग एसवीजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। बट एसवीजी को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ज़्यादा एसवीजी लगाओगे तो वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ग्राफिक पढ़ा है ना, ग्राफिक में ये पढ़ाया जाता है कि वेक्टर लाइट वेट होता है, रास्टर हैवी होता है, बट ये उल्टा होता है, ऐसा नहीं होता। वेक्टर हैवी होता है, रास्टर लाइट वेट होता है। अगर आप फोटोशॉप में कंपेयर करोगे या इलस्ट्रेटर में देखोगे, आप नोटिस करना, आपको एक फीचर उसमें पता होगा इलस्ट्रेटर में, ट्रेस बिट मैप। क्या होता है उसके बाद कंप्यूटर कितना लैग करता है जूम इन जूम आउट करने में, नोटिस किया होगा। बहुत सारे नोट्स बन जाते हैं ना, जब नंबर ऑफ नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वेक्टर हैवी होता है। वेक्टर कब तक लाइट वेट रहता है, जैसे ट्राइंगल बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो, स्क्वायर बना रहे हो, नोड कम है ना, 4 ही है। लेकिन जब तुम किसी इमेज को ट्रेस करते हो तो हर एक डिटेलिंग के लिए नोड बनता है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतनी ग्राफिक हैवी होगी। तो आप कंपेयर करना एक इमेज के साथ और एक ट्रेस बिट मैप के साथ, आप देखना जूम इन जूम आउट करके जो वेक्टर होगा वो लैग करेगा और जो रास्टर होगा वो लैग नहीं करेगा। तो इसलिए जब हम लोग कोई एनवायरनमेंट वगैरह बना रहे होते हैं ना, जो बहुत दूर की चीज़ें होती हैं इंजन, गेम इंजन वगैरह के लिए, तो हम लोग ध्यान रखते हैं दूर की चीज़ों को हम लोग मैट में रखते हैं। जो कैमरा के क्लोज आती जाती है वही चीज़ें रेंडर होती हैं। तो आप देखते हो जैसे कोई गेम वगैरह खेलते हो 3D बहुत हाई क्वालिटी का, तो दूर वाला जो एनवायरनमेंट होता है फिक्स ही रहता है पेंटिंग की तरह, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बस आपके जो नियर बाई कैमरा की चीज़ों की वही रेंडर हो रही होती है, और जब तक कैमरा के फोकस में नहीं आती तब तक वो सब टूटी फूटी ब्लर से दिख रही होती हैं। जैसे जैसे आप क्लोज जाओगे तो रियल टाइम पे रेंडर होती हैं चीज़ें। अब वो पहले से ही रेंडर अगर करके देंगे तो फिर तो तुम्हारा लगाते रहो 10-20 GB के ग्राफिक कार्ड, कहाँ चलने वाला है गेम। So SVG stands for Scalable Vector Graphic. SVG is used to define vector-based graphic for the web. SVG defines graphics in XML format. Each element and attribute in SVG files can be animated. SVG is a W3C recommendation. SVG integrates with other standards such as CSS, DOM, XSL, and JavaScript. The SVG element, the HTML SVG element is a container for SVG graphic. SVG has several methods for drawing path, rectangle, circle, polygon, text and much more. तो इसके लिए आपका एलिमेंट क्या है, डेडिकेटेड SVG। इसमें भी आप विड्थ और हाइट कैनवस की तरह बताएंगे। फिर इसमें जैसे हमें सर्कल बनाना है तो हमने लिखा सर्कल का एक्स पोजीशन, सर्कल का वाई पोजीशन, सर्कल का रेडियस, R इक्वल टू रेडियस। अब मैंने जो भी ये लिखा है ये सब प्री डिफाइन है, ऐसा नहीं कोई भी एट्रीब्यूट आप चला देंगे, सब कुछ सारे एट्रीब्यूट पहले से सेट है। स्ट्रोक रहेगा ग्रीन, स्ट्रोक का विड्थ रहेगा 4, फिल कलर होगा येलो। अब यहाँ से रन करेंगे, अभी देखो इसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है देखने के लिए। आउटपुट देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि सर्वर से रेंडर होता है, तो मैं यहाँ से इस लोकेशन को VS कोड से चलाऊंगा। और यहाँ से हम प्रेस करेंगे Ctrl O, और D ड्राइव में, सॉरी हमारा ऑलरेडी होना चाहिए लोकेशन, क्या है अपना 9 to 10:30 के अंदर 70
कोई नहीं, तो ये फाइल हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर क्या ओपन कर रहे हैं, अपना SVG एलिमेंट सर्कल। तो हम सर्कल की फाइल को डायरेक्ट एक्सप्लोर करेंगे। देखो बना सर्कल हमारा, कितना भी जूम करिए पिक्सलेट नहीं हो रहा है। प्रेस करेंगे कंट्रोल U इसके लिए, तो ये देखिए इसका कोड आ रहा है। ठीक है, तो ये फायदा होता है SVG ग्राफिक में, नॉन पिक्सलेबल ग्राफिक प्रोड्यूस करेगा, वेक्टर ग्राफिक होती है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे रेक्टेंगल अगर बनाना है तो X पोजीशन, Y पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, यहाँ से आप RX वगैरह डिफाइन करोगे, रेक्टेंगल की X पोजीशन, रेक्टेंगल की Y पोजीशन, विड्थ और हाइट कितना रख रहे हैं हम लोग, तो ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो हमने स्ट्रोक वगैरह सब कुछ डिफाइन किया हुआ है अगेन इसके अंदर। स्ट्रोक रेड, स्ट्रोक की थिकनेस 6, फिल कलर ब्लू। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टार अगर हमें बनाना है तो यहाँ पर पॉलीगन्स का यूज होगा। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टार क्रिएट हो रहा है इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट है SVG में अगर हम कोई ग्रेडियंट डालना चाह रहे हैं तो ये देखिए आपका ग्रेडियंट आ गया इसमें। डिफरेंस समझेंगे SVG और कैनवस के अंदर कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। SVG is a language for describing 2D graphics in XML, while Canvas draw 2D graphics on the fly with the help of JavaScript. SVG is XML based, which means that every element is available within the SVG DOM. DOM मतलब document object model. You can attach JavaScript event handlers to SVG graphics. In SVG, each drawn graphics is remembered as an object. If attributes of an SVG objects are changed, the browser can automatically re-render the shape. कैनवस के केस में क्या होगा, जो भी आप चेंजेस करोगे पेज को रीलोड करना पड़ता है। SVG रन टाइमर खुद ही चेंज कर लेता है चीज़ों को, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। कैनवस इज रेंडर्ड पिक्सल बाय पिक्सल। इन कैनवस वंस द ग्राफिक इज ड्रॉन इट इज फॉरगेटन बाय द ब्राउजर। बन गया, ब्राउजर भूल गया, उसके बाद उसको नहीं पता उसके बारे में। So if its position should be changed, the entire scene needs to be redrawn, including any object that might have been covered by the graphic. Comparison समझते हैं यहाँ पर दोनों में। SVG रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, यानी कि आप कितना भी अपस्केल डाउनस्केल कर सकते हो बनाने के बाद, ये डिपेंडेंट है। जिस साइज पे बनाओगे उतने पर ही देखोगे तो अच्छा दिखेगा, अप जाओगे डाउन जाओगे खराब हो जाएगा। सपोर्ट्स करता है इवेंट हैंडलर्स को, ये सपोर्ट नहीं करेगा। गुड टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज, पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटीज, मैंने जैसे लिख के टेक्स्ट दिखाया तो ब्लर हो गया था इसमें। स्लो रेंडरिंग इफ कॉम्प्लेक्स। अब मान लो कि आपने कोई SVG ग्राफिक बनाया जिसमें बहुत सारे कर्व हैं, बनेगा जरूर, लेकिन जितने ज़्यादा नोड होंगे, जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे, उतना हैवी हो जाएगा ब्राउज़र के लिए। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स ग्राफिक को कभी भी SVG मत डालना। अगर आपने डाल दिया वेब के अंदर तो वेबसाइट आपकी स्लो हो जाएगी। ये क्या करता है, यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज PNG और JPG, जैसे मैंने स्क्रीन वाली फोटो डाल के आपको दिखाई थी। नॉट सुटेड फॉर गेम एप्लीकेशन, वेल सुटेड फॉर ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स। तो यानी कि जितने ब्राउजर बेस्ड गेम आप देखते हो कैनवस में ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इसमें सारे आपको HTML5 के गेम मिल जाएंगे। जैसे ये वाला है, ये देख रहे हो यूनिटी इंजन पे बना हुआ है। आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपना गेम वगैरह। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें खेल रखा ऑलरेडी। यहाँ से मैं स्टार्ट किया, सारे इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स हैं। आप स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। व्हील मार नहीं पाया तो देख लेना। तो ये वेबसाइट है पूरा, जिसमें आप कोई भी गेम ट्राई कर सकते हो। सारे कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ नहीं, बट टाइम वेस्ट मत करना। अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई ना। चल, तो ये देखा हमने SVG से रिलेटेड। तो ध्यान
याद रखना जितने भी गेम आप ब्राउजर में खेल रहे हैं ना वो सब कैनवस बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है HTML में मल्टीमीडिया। तो इसको समझेंगे मल्टीमीडिया क्या होता है। सो मल्टीमीडिया ऑन द वेब इज साउंड, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज एंड एनिमेशंस। What is multimedia? Multimedia comes in many different formats, can be almost anything you can hear or see, like images, music, sound, videos, records, film, animation and more. So web pages often contain multimedia elements of different types and formats. Browser support की बात करें, the first web browser had supported for text only, limited to a single font in a single color. Later came browser with support for colors, fonts, images and multimedia. तो अर्ली स्टेज में 1995 में अगर हम लोग बात करें तब बहुत लिमिटेड काम ही हम लोग कर सकते थे मल्टीमीडिया से रिलेटेड। आज के डेट में आप कुछ भी काम करा सकते हो। मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स लाइक एलिमेंट्स लाइक ऑडियो और वीडियो आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल्स। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ अ फाइल इज टू लुक एट द फाइल एक्सटेंशन। मल्टीमीडिया फाइल हैव फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट एक्सटेंशन लाइक वेव, MP3, MP4, WMV एंड AVI। कॉमन वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें, देयर आर मैनी वीडियो फॉर्मेट्स आउट देयर। दी MP4, WebM ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे WebP होता है ना, वैसे मीडिया के लिए WebM का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दी MP4, WebM एंड all formats are supported by HTML. The MP4 format is recommended by YouTube. So MPG, इसको हम लोग MPG या MPEG भी बोलते हैं और इसको डेवलप किया था मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ने, ठीक है। The first popular video format on the web not supported anymore in HTML. पहले चलता था, अब ये बंद हो चुका है, ठीक है। AVI इसको बोलते हैं ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। कॉमनली यूज इन वीडियोस, कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर। प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर बट नॉट इन अगेन वेब ब्राउजर। WMV इसको बोलते हैं विंडो मीडिया वीडियो, डेवलप्ड बाय अगेन माइक्रोसॉफ्ट, कॉमनली यूज्ड इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर। प्लेज वेल ऑन विंडोज कंप्यूटर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स। क्विक टाइम इसको एप्पल ने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय एप्पल, कॉमनली यूज्ड इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर। प्लेज वेल ऑन एप्पल कंप्यूटर बट नॉट इन वेब ब्राउजर्स। रियल वीडियो इसका एक्सटेंशन था RM या RAM। रियल वीडियो डेवलप्ड बाय रियल मीडिया टू अलाउ वीडियो स्ट्रीमिंग विद लो बैंडविड्थ, डज नॉट प्ले इन वेब ब्राउजर। इसको हम लोग 2008 तक हम लोगों ने बहुत देखा है वेब्स में, जो भी आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखते थे वो इसी के थ्रू आती थी। फिर इंट्रोड्यूस हुआ हमारा फ्लैश। इसको मैक्रोमीडिया ने डेवलप किया। 2008 में एडोबी ने इसको टेक ओवर कर लिया था। ये बेसिकली एक प्लगइन के ऊपर बेस्ड था। अब क्या हुआ है कि जो आपका क्रोम है, गूगल ने गाइडलाइन निकाला है कि भाई प्लगइन्स क्या करते हैं, हमारे ब्राउज़र को स्लो डाउन करते हैं। तो प्लगइन्स बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन या प्लगइन बेस्ड कोई भी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। तो 2019 में ये बंद हो गया। उसके बाद से इसका सब, हाँ, तो ये इनेबल करना पड़ता था पहले फ्लैश प्लेयर के लिए। ऑग थ्योरा ऑग डेवलप्ड बाय द जिप ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन, सपोर्टेड बाय HTML, ये चलता है। WebM डेवलप्ड बाय मोजिला, ओपेरा, एडोबी एंड गूगल, सबने मिलकर बनाया इसको कि भाई अगर आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देना है एंड यूज़र को, लाइट वेट उसमें, तो आप इसका इस्तेमाल करें। MP4 डेवलप्ड बाय मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिन्होंने MPG बनाया था, ठीक है। कॉमनली यूज इन वीडियो कैमराज एंड टीवी हार्डवेयर, सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स एंड रिकमेंडेड बाय YouTube एज वेल। सो मेट्रोस का वीडियो MKV होता है। MKV अब यूज़ नहीं करते हम लोग। पहले MKV को लाया गया था ड्यूल ऑडियो के लिए। जो आप पहले वो देखते थे ना, एक ही मूवी के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ऑडियो मिल जाती थी। फिर जैसे बाद में ट्रेंड बदला, तो 2010-12 में अगर आपने देखा होगा तो कोई मूवी आई थी टाइटैनिक, जो उसको बेसिकली रिक्रिएट किया गया था, तो उसको 7 ऑडियोज़ में रिलीज़ किया गया था, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वन्नड़, हर चीज़ में। तो MKV के पास ये कैपेबिलिटी था कि उस एक्सटेंशन में आप अलग अलग, जितने हमारे चैनल्स होते हैं, अलग अलग चैनल पर अलग अलग ऑडियो मैप कर सकते थे। तो अब आप जैसे वो चलाते हो, नेटफ्लिक्स चलाते हो तो 4 ऑडियो में अवेलेबल है, या जैसे आप उसमें जाते हो डिज्नी हॉटस्टार में, तो कोई 7 लैंग्वेजेस तक आपको मिल जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। साउथ की खासकर आपको देखने की मिलेंगी, अलग अलग उसमें निकालते हैं वो लोग, ठीक है। अब MKV अब यूज़ नहीं होता, अब देखने के लिए भी नहीं मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं मेट्रोस का वीडियो। नेक्स्ट, इसी तरह से ऑडियो फॉर्मेट्स की बात की जाए तो MP3 इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर कंप्रेस्ड रिकॉर्डेड म्यूजिक। द टर्म MP3 हैज बिकम synonymous with digital music. If your website is about recorded music, MP3 is the best choice. तो जितनी भी आप ये देखते हो ना, जियो, स्पॉटिफाई, सावन, गाना, इन सब में MP3 आपको मिलता है। MP3 के अंदर जो आपका ऑडियो की क्वालिटी होता है वो बिट रेट पर डिपेंड करता है।
जैसे 128 के का कोई सॉन्ग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी। 256 के का हो तो उसका साइज़ भी डबल हो जाएगा, उसकी क्वालिटी और एनहांस हो जाएगी। 512 के का अगर आपको ऑडियो मिलेगा तो उसकी क्वालिटी और अमेजिंग मिलेगी आपको। तो देखते हैं जैसे हम लोग मूवी देखते हैं फुल एच, ऐसी ऑडियो में भी फुल एच साउंड आती है आपकी। तो जैसे देखते हो टीवी के अंदर एक नया फीचर आजकल स्टार्ट किया गया है, एच डी माई आर्क। आर्क का काम क्या होता है कि यानी कि आपके जितने भी ऑडियो सिग्नल्स हैं वो हम लोग केबल के थ्रू आपके उसमें डाल देते हैं, जो आपका होम थिएटर होता है। फिर होम थिएटर से फिर लोग आउट निकालते हैं। तो जैसे पहले के टाइम पे क्या था, आरसीए केबल होती थी, रेड कलर की, वाइट कलर की, येलो, तो उसमें ना मज़ा नहीं आता था। चल तो जाता है ठीक है, बट वो उतना डिटेलिंग वाला काम नहीं होता। और जैसे आप घर में आप ला के भी 5.1 लगा लो, वो कभी 5.1 बजेगा ही नहीं। 5.1 का मतलब ये था, जब आप थिएटर में होता है ना कि अगर एक ग्लास फूटा किसी एक डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन से स्पीकर से आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं ट्रू 7.1 5.1। ये नहीं कि सभी में से ग्लास फूटने की आवाज़ आ रही है, ऐसे नहीं होता है। तो थिएटर में क्यों मजा आता है, सराउंड साउंड, यानी कि जहाँ जिस डायरेक्शन से हो रहा है उसी डायरेक्शन से आवाज़ आपको मिल रहा है। तो ये आर्क में पॉसिबल होता है। या फिर आपका जो डिजिटल वो होता है, फाइबर ऑप्टिक, देखते हो ऑप्टिकल पोर्ट भी होता है स्पीकर्स में, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं। तो ऑप्टिकल पोर्ट अगर होगा तो उसमें आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो जो आपका ये इंटरनेट देखते हो आजकल फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है, इसमें लाइट ट्रेवल करती है, उसी तरह से उसमें भी ऑडियो लाइट से ही ट्रैवल करता है, तो बहुत हाई फाई डिटेल आपको मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट यूज़ होता था, जैसे नोकिया के फ़ोन आते थे ना, जैसे कोई कॉल आई तो बड़ी खतरनाक चुभने वाली टोन होती थी, ठीक है, तो वो होता था मिडी, इसको बोलते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो पहले के टाइम में आपने देखा होगा घर में अगर आपके कोई जैसे बड़े लोग होंगे तो वो कंपोजर से टोन बनाया करते थे, कोड आते थे, कोड टाइप करो वो टोन बन जाती थी, ठीक है। तो मिडी क्या होता है, मोनोफोनिक साउंड बोलते हैं इसको, बहुत ही कर्कश चुभने वाली आवाज़ होती है, मतलब कि वो इतनी हाई डेसिबल पे होगी आपके कान खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो मिडी को बंद किया गया बहुत जल्दी। फिर हमारे कंप्यूटर में है पॉलीफोनिक साउंड, जिसमें आपको टोन जब आती है, किसी कॉल आती है, तो अगर आपने म्यूजिक सेट किया या कोई टोन है तो बहुत अच्छी आपको मधुर सुनाई देगी मेलोडी, तो उसको हम मोनोफोनिक की जगह बोलते हैं पॉलीफोनिक या फिर स्टीरियोफोनिक साउंड। सो मेन फॉर्मेट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक डिवाइसेस लाइक सिंथेसाइजर एंड पीसी साउंड कार्ड, MIDI files do not contain sound, but digital notes that can be played by electronics, plays well on all computer and music hardware but not in web browsers। तो विंडो की जितनी पहले साउंड होती है ना, जैसे एरर आया या कुछ भी किसी भी तरह का साउंड, स्टार्टिंग का या लॉग ऑफ का या साइन इन का, सारे आवाज़ मिडी हुआ करते थे, फिर ये बंद कर दिए गए। फिर आया हमारा रियल ऑडियो RM, ये भी आपका ऑडियो को कैरी करता है। WMA, ये भी आपका ऑडियो को कैरी करता है। एक AC एडवांस ऑडियो कोडिंग, इसको एप्पल ने डेवलप किया था, ये भी वेब में काम नहीं करेगा। WAV, ये भी आपका काम कर जाता था उसके लिए, HTML वगैरह के लिए। इसको IBM और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने मिलकर बनाया। ऑग, थ्योरा ऑग जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है। MP3 तो वेल पॉपुलर है ऑलरेडी। MP4 वीडियो और ऑडियो दोनों को ही सपोर्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप कोई यूट्यूब से डाउनलोड करने जाते हो ऑडियो, तो MP4 में मिल जाती है आपको, तो MP4 दोनों को अलाउ करता है। बट बेस्ट क्या है, MP3, वेव या फिर ऑग, ये दोनों तीनों एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। बात करें इसके बाद वीडियो को किस तरह से ऐड किया जाता है, अब हमें एक्सटेंशन पता है। The HTML video element is used to show a video on a web page. To show a video in HTML, use video element, यानी किस तरह से अपने वीडियो एलिमेंट डिफाइन करना है। अपना साइज यहाँ डिफाइन करेंगे, कंट्रोल्स लिखेंगे, कंट्रोल लिखने से आपके कंट्रोल्स आएंगे, अगेन मिनिमाइजेशन है, ठीक है। सोर्स हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे वीडियो स्लैश वीडियो का नेम टाइप, हाँ वही चीज़, ठीक है। अदरवाइज कंट्रोल्स नहीं आते हैं आपके, ठीक है। वीडियो स्लैश MP4। अब मान लीजिए कोई ब्राउज़र ऐसा है जो MP4 सपोर्ट नहीं करता था पहले, तो हमें लिखना पड़ता था दूसरा एक्सटेंशन, तो वहाँ पर फिर रिप्लेसमेंट में दूसरा चल जाएगा। बट आज की डेट में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MP4 सभी में काम करता है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपका वीडियो आ गया, यहाँ पर नीचे आपका प्ले का कंट्रोल है, जैसे हम क्लिक करेंगे Next, how it works. The control attribute adds video control like play, pause and volume. It is a good idea to always include width and height attribute. If height and width are not set, the page might flicker while the video loads like image, ठीक है। So the source element allows you to specify alternative video files
which the browser may choose from. The browser will use the first recognized format. ठीक है. The text between the video tags will only be displayed if browsers that do not support the video element. तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो, यानी कि अगर कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में चलाएगा तो वीडियो रेंडर नहीं होगा, वहाँ पर ये मैसेज लिखा होगा. ठीक है. HTML वीडियो को अगर आप ऑटो प्ले करना चाहते हैं तो आपको एक कंट्रोल्स के साथ ऑटो प्ले डिफाइन कर देना है. ठीक है. अब ऑटो प्ले का इन्होंने ना एक पर्पज है इसका, ये ऐसे नहीं चलता. इसके साथ आपको म्यूट भी लिखना पड़ता है, जो कि पता चला वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गया. अब आप किस जगह पर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, तो आप नहीं चाहोगे ना ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से कंटेंट प्ले हो. तो इसके लिए हमें क्या करना है, टू स्टार्ट वीडियो ऑटोमेटिकली यूज ऑटो प्ले एट्रीब्यूट लाइक दिस. बट क्रोमियम ब्राउजर, ठीक है, डू नॉट अलाउ ऑटो प्ले इन मोस्ट केसेस. हाउएवर म्यूटेड ऑटो प्ले इज ऑलवेज अलाउड. तो आपको एक तीसरा एट्रीब्यूट क्या लगाना है, म्यूटेड. Add muted after autoplay to let your video start playing automatically but in muted mode. आप इंटरेस्टेड हो, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा. ठीक है. ब्राउजर सपोर्ट, तो वीडियो एलिमेंट सभी ब्राउजर में काम कर रहे हैं. क्रोम में वर्जन 4 से, एज में 9 से, इस तरह से. HTML वीडियो फॉर्मेट्स की बात की जाए तो एज भी MP4 को सपोर्ट कर रहा है, क्रोम भी कर रहा है, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा. हमें बीइंग अ वेब डिज़ाइनर डेवलपर 5 ब्राउज़र का ध्यान रखना है, बाकी का हमें कुछ लेना देना नहीं है. तो वेबएम भी आप देख सकते हो. तो MP4 से लाइट वेट होता है वेबएम. ठीक है. तो आप वेबएम में अपना वीडियो कन्वर्ट कर लो, ऑनलाइन कन्वर्टर आते हैं, चला सकते हो. वीडियो मीडिया टाइप्स, तो अगर आपका MP4 है तो आप लिखेंगे वीडियो/MP4. वेबएम होगा तो वीडियो/वेबएम लिखेंगे. ऑग है तो वीडियो/ऑग डिफाइन करेंगे. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, टाइप डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी. नेक्स्ट, HTML वीडियो मेथड प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स. हम अपने कस्टम ट्रिगर भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. The HTML DOM define methods, properties and events for the video element. This allows you to load, play and pause video as well as setting duration and volume. So there are also DOM events that can notify you when a video begins to play, it pause, etc. तो यहाँ पर आप देखें, हमने कुछ अपने फॉर्म के बटन्स बनाए हैं. बटन देख रहे हैं, हमने सब पे क्या लिखा, ऑन क्लिक, इवेंट, प्ले पॉज होगा, इससे वीडियो बड़े साइज में होगा, मेक बिग, मेक स्मॉल, मेक नॉर्मल. ये हमारा वीडियो एलिमेंट है. इसकी आईडी क्या है, वीडियो 1. इसी आईडी को मैं रेफरेंस करूंगा जावास्क्रिप्ट में. हमने क्या लिखा, वेरिएबल माई वीडियो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वीडियो 1. हमने एक फंक्शन बनाया प्ले पॉज, उस पर क्या लिखा, माई वीडियो डॉट प्ले, माई वीडियो डॉट पॉज. ये हमारा ट्रिगर हो गया. यहाँ से हम विड्थ मैनिपुलेट कर रहे हैं इसके, और जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे प्ले, बड़ा करना है, स्मॉल करना है, नॉर्मल करना है. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट HTML के किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है. आता है तो आप कुछ भी चेंज करा सकते हो. बात करते हैं ऑडियो की. सर, वो वीडियो वाले में जैसे फाइल अपने पीसी में होना चाहिए तभी वो वीडियो फेच करेगा. हाँ. ऐसे नहीं हो सकता कोई लिंक कुछ जैसे, वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका. यूट्यूब का लिंक मैंने आपको बता ही दिया. तो उसमें वो चल जाएगा. इसमें क्यों चलाना हो, यूट्यूब का तो डायरेक्ट ही चल जाता है, कॉपी पेस्ट सीधे चल जाएगा. फिर वो यूट्यूब पे ही डायरेक्ट हो जाएगा. नहीं, आपके पेज में ही चलेगा. पेज में ही चलेगा. हाँ, हाँ, वो मैंने करके दिखाया हुआ ऑलरेडी. जिस दिन मैप सिखाया था उस दिन मैंने कराया था आपको. नेक्स्ट, ऑडियो. The HTML audio element is used to play an audio on a web page. To play an audio file in HTML, use audio element. तो सब कुछ वही है, सिर्फ वीडियो की जगह पर ऑडियो आ गया. ठीक है. यहाँ पर ऑडियो स्लैश, अगर आपका MP3 है तो आप यहाँ पर MP3 डिफाइन करेंगे. यहाँ पर मेरा बाय मिस्टेक गलत चला गया, तो मैंने अगेन यहाँ पर एक ट्रैक ऐड किया हुआ है. ठीक है, आ जाएगा इसके अंदर. यहाँ से आप जाके प्लेबैक की स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो. हाउ इट वर्क्स, अगेन कंट्रोल का सेम काम है. आपको कंट्रोल ऑफर करेगा लाइक प्ले, पॉज, वॉल्यूम. और सोर्स आपका सोर्स के लिए काम करेगा. और जो भी आपने ऑडियो में टेक्स्ट लिखा होगा, अगर ब्राउजर सपोर्टेबल नहीं होगा तो ये आपका वर्क करेगा. क्रोमियम ब्राउजर में अगर आप ऑटो प्ले वगैरह कराना चाह रहे हैं तो आपको अगेन ऑटो प्ले म्यूटेड करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा. सभी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, सभी में MP3. और ये वेब ऑग वाला जो है वो सफारी में नहीं चलता है, तो आप MP3 के साथ जाइए. मीडिया टाइप्स जो भी आप लेंगे, MP3 में MPG लिखना पड़ेगा आपको, MP3 नहीं लिखना है. तो ये आपका काम करेगा. प्लगइन्स की बात की जाए, ठीक है, तो ये पहले प्लगइन हुआ करते थे. जावा एप्लेट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव कंट्रोल, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में चला करते थे. फ्लैश मूवीज, डिस्प्ले मैप, स्कैन फॉर वायरस,
plugins are computer programs that extend the standard functionality of the browser. Plugins were designed to be used for many different purposes like this. Warning: most browsers no longer support Java applets and plugins. ActiveX Control are no longer supported in any browser. The support of Shockwave Flash has also been turned off in modern web browser. 2019 इसका लास्ट था। ऑब्जेक्ट एलिमेंट, अब ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है, ये एम्बेडिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो कि आपको अपने पेज में आई फ्रेम की जगह दूसरा तरीके से कोई अपना कंटेंट लेके आना है, तब आप ऑब्जेक्ट एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। The object element is supported by all browser. Object element defines an embedded object within an HTML document. It was designed to embed plugins like Java applets, PDF reader, and Flash player in web pages, but can also be used to include HTML into HTML. यानी कि मुझे एक फाइल अपनी ओपन करनी है इसमें, तो मैंने snips.html फाइल को ओपन किया, देखो डेटा आ गया इसके अंदर सारा इस तरह से। So or images if you like, तो अगर आप इमेज लेकर आना चाहते हैं सोर्स की जगह क्या लिखेंगे, डेटा। इसमें डेटा एट्रीब्यूट चलता है डेटा लाने के लिए, तो देखो इमेज भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एलिमेंट आता है एम्बेड। एम्बेड एलिमेंट्स इज सपोर्टेड इन ऑल मेजर ब्राउजर्स। एलिमेंट आल्सो डिफाइंस एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। वेब ब्राउजर हैव सपोर्टेड द एम्बेडेड एलिमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउएवर इट हैज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ HTML स्पेसिफिकेशन बिफोर HTML5। तो इसमें चलता है सोर्स, इमेज कॉल हो गया। नोट दैट एम्बेड एलिमेंट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, इसमें आप एंडिंग नहीं करेंगे, IMG की तरह ओपन ही रहता है। ये वाला आपका क्लोज होता है ऑब्जेक्ट वाला। सो इट कैन नॉट कंटेन अल्टरनेटिव टैग्स। द एम्बेड एलिमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंक्लूड HTML फाइल। तो जैसे कि मैं यहाँ पर HTML फाइल को कॉल कर रहा हूँ, ये भी आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मेथड है। बात कर लेते हैं YouTube की। अगर आप YouTube के साथ काम करना चाह रहे हैं, the easiest way to play videos in HTML is to use YouTube. Struggling with video formats, converting videos to different formats can be difficult and time consuming. An easier solution is to let YouTube play the video in your web page. So YouTube में एक पार्ट होता है वीडियो ID। जब भी आप कोई वीडियो YouTube पर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ से हम इसको जैसे क्लिक करते हैं तो ये होती है, देखो वीडियो आईडी V इक्वल टू लिखा रहे, ये देख रहे V इक्वल टू ऊपर, यही होता है वीडियो आईडी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मैंने एक अपना जो वीडियो मैंने यूज़ किया उसमें मैंने इस तरह आईडी यूज़ किया हुआ है। सो व्हेन यू सेव और प्ले अ वीडियो यू कैन यूज़ दिस आईडी एंड रेफर टू योर वीडियो इन द HTML कोड। सो प्लेइंग अ YouTube वीडियो इन HTML, so first upload the video to YouTube, take a note of the video ID, define an iframe element in your web page, let src attribute point to the video URL, use the width and height attribute, ठीक है, और add any other parameters। तो iframe, width, height, source, इसमें देखो वीडियो की आईडी अवेलेबल है और यहाँ से iframe क्लोज हो गया अपना। तो ये देखो हमारा वीडियो यहाँ पर आ गया, ठीक है, आपके पेज पे चल रहा है। आप यहाँ क्लिक कर रहे हो तो YouTube पर रिडायरेक्ट कर देगा आपको। इस पे तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आप अपना वीडियो पहले, इसलिए मैंने स्टेप लिखे हैं, अपलोड द वीडियो, पहले अपना वीडियो अपलोड करो। किसी और का ऐसे नहीं आप लगा सकते, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। प्लस YouTube में अगर आप चाहते हैं ऑटो प्लस म्यूट हो जाए, so you can let your browser start playing automatically when a user visit the page by adding autoplay equal to 1। हमें ये लिखना पड़ेगा और म्यूट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1, ठीक है। तो ये बूलियन वैल्यू होगी एक्चुअल में। तो आप यहाँ से देखेंगे, जैसे रन एग्जांपल करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट, आपको लग रहा है कि ठीक है, अनम्यूट कर सकते हो। इसी तरह से YouTube की प्लेलिस्ट अगर आपने कोई बनाई हुई है तो आप उसको अगर लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वीडियोस टू प्ले इन एडिशन टू द ओरिजिनल URL। लूप करना चाह रहे हैं तो लूप की वैल्यू क्या कर देंगे 1, तो वो वीडियो लूप में चलता रहेगा। 0 डिफॉल्ट होता है, एक ही बार चल के रुक जाएगा, और 1 लिखने से फॉरएवर लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये शायद मैंने जो वीडियो लगाया इसका URL अवेलेबल नहीं है। और ये होता है आपके कंट्रोल्स। अगर आपको कंट्रोल नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल बंद कर सकते हो। अब वीडियो में कोई कंट्रोल नहीं होगा। हमने क्या लिखा, कंट्रोल 0। तो ये था आपका पूरा
होगी CSS, ठीक है। और जब CSS कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दोनों को मिला के कुछ पेज वगैरह डिज़ाइन करना सीखेंगे, कैसे डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। एक PSD को कैसे हम लोग बिल्कुल रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड HTML CSS, दोनों का आप यूज़ देखोगे। तो फाइल आपके साथ शेयर करेंगे, एक एक फाइल चला के देखिए। अब आपके पास इसके अलावा एक भी प्रॉपर्टी नहीं बचती कि जो HTML में आपके पास रह गई हो। आपके पास पूरा HTML है।